चाइना ने जी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है, बल्कि पाकिस्तान को ऑर्डर भी दे सकते हैं वैसे, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो पाकिस्तान से गधे इंपोर्ट करना चाहते हैं। कि अगर 1947 में बात की जाए तो इंडिया के पास इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आफ्टर 1947 इंडिया ने अपने आप को इतना ज़्यादा उन्होंने बोल्ड किया अपने आप को टेक्नोलॉजी में हर लिहाज से। आप देख सकते हैं आज उनकी आईटी कंप्यूटर सब कुछ पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में आगे जा चुका है। लोग दूसरों के तजर्बे से सीख लेते हैं, अपने तजर्बे से ही सीख लें भाई। 75 साल को थोड़े साल थोड़ी होते हैं। हमें किसी ने तो हमसे कुछ मांगा कि आप हमें भेजें, वरना तो हम ही मांगते हैं सबसे जो हमारे हालात है मुल्क के। आप कि ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं ना हुआ कि आप गधे और कुत्तों की वजह से अपनी माशत को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये अच्छा कदम उठाना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि बजाय इंसान की भूखा मरने से ना तो बेहतर है कि कुछ मुल्क में आ जाएगा। उनके हमारे कई पॉलिटिशियन जो हैं वो छुप गए हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि इनका आपस में क्या कनेक्शन है। पाकिस्तान में अगर गधों की वैल्यू कोई नहीं है तो अगर चाइना में जाके गधों की वैल्यू बढ़ जाए तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चीन ने पाकिस्तान से गधे मांगे हैं। दोस्तों इसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया भड़की हुई है और पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया दोनों का यही कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान हमारी बेइज्जती कर रहा है। दोस्तों दरअसल पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो जब पाकिस्तानी आवाम के पास जाती है, जो पाकिस्तानी जो न्यूज एंकर हैं वो जब पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाते हैं और पूछते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो भारत से, चाहे चाइना हो चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी देश हो, वो भारत से आईटी की बात करता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदता है, लेकिन जब हमारी बात आती है तो हम गधे ही क्यों बेचते हैं। और दोस्तों वैसे भी पाकिस्तान में गधों का क्या हाल है और किस प्रकार से पाकिस्तान गधों के नाम पर फेमस है वो तो आपने देखा ही होगा। और एक बार फिर से साबित कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ गधे बेच सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं बेच सकता है। और दोस्तों ऐसा ही हुआ कि जो चीन है उसने कहा कि आप हमें गधे दे दें और हम आपको पैसे दे देंगे। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी जो है वो इस बात पे रो रहे हैं कि जो चीन है, जो हमारा सबसे करीबी दोस्त है, वो भी हमारी बेइज्जती कर रहा है और वो भी हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं रख रहा है। तो चलिए वीडियो में आएगी और चलते हुए देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया जो है वो और क्या बातें कर रही है। चाइना का कहना है कि पाकिस्तान में जो गधे हैं वो हम चाइना को बेच सकते हैं और चाइना उसके बदले हमें कुछ ना कुछ दे देगा, मतलब जाहिर कोई पैसे वैसे दे देगा। ये खबर सुन के हमारे कई पॉलिटिशियन जो हैं वो छुप गए हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि इनका आपस में क्या कनेक्शन है, लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चाइना को गधे देता है या नहीं देता। वैसे पहले हम दे चुके हैं लेकिन वो मजीद गधे वो मांग रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ पे गधे बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन भी गधों की बढ़ती जा रही है। और ये भी सुनने में आया था कि जी उन्होंने गधों के साथ साथ कुत्ते भी मांगे हैं। और क्योंकि चाइनीज आपको पता है कुछ भी खा जाते हैं, कुछ भी दे दो खा जाते हैं, तो बिल्कुल जी अब उन्होंने जो है वो गधे मंगवा लिए हैं। और इस वजह से जो है वो अब हम जो है मेरे ख्याल इकोनॉमी बेटर हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है गधे अब बहुत महंगे उनको बेचने वाले हैं। कि लोग दूसरों के तजर्बे से सीख लेते हैं, अपने तजर्बे से ही सीख लें भाई। 75 साल को थोड़े साल थोड़ी होते हैं। लंदन प्लान पहला जो बना था पाकिस्तान के लिए, प्लान बना इमरान खान का, वो भी लंदन में बना था। ज़हीरुल इस्लाम साहब ने बनाया, ISI वालों ने वहां जाके। आज भी लंदन प्लान नंबर 2 जो है वो भी लंदन में ही बन रहा है। कभी आपने देखा है कि ऐसा कंट्री जिसका कैपिटल इस्लामाबाद है लेकिन फैसले सारे लंदन में होते हैं? कभी नोट किया आपने? तो वहां पे ये सीढ़ियां वीड़ियां, लोगों की जानें बचाना, ये सारा ये फजूल है इन चीजों में बात करना। लेकिन इस पे देखा जाए तो इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा है ना। देखें हमारे जो पाकिस्तान के जो चलाने वाले हैं उन्होंने अगले दिन कह दिया है कि हम इसको डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे। मेरा उसमें मशवरा ये था कि ये भी एक सियासी बयान है, सियासी तकरीर है। आपकी ये जो तकरीर है 1 साल लेट है, आपको ये चाहिए थी 1 साल पहले करते। अब वो डिस्टेबलाइज हो चुका है। लेकिन सर जिहाद किस बात का? इनको तो लोगों को तालीम की तरफ लेके जाना चाहिए, कुछ एजुकेशन पे काम करना चाहिए था। ये जिहाद इस जमाने में कौन से जिहाद की बात ये कर रहे हैं? और अगर ये भारत से बात करते हैं कि जी उनसे हमने जिहाद करना है, तो फिर वो तो हमसे कहीं आगे चले गए हैं। अब उनको हमारे जैसे लोगों की कोई फर्क पड़ता नहीं है, पाकिस्तान होना हो या ना हो। भारत की इकोनॉमी भी आपने देखा कि कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन उसकी क्या वजह हो सकती है मैं कंपेयर नहीं कर रही, हरगिज हमारा कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि सर बहुत से लोगों ने मुझे कहा भी है कि हम ये तो सीख ही सकते हैं भारत से कि वो आगे कैसे बढ़े हैं। उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी और अपनी इकोनॉमी को खास तौर पे और एजुकेशन
एजुकेशन फील्ड को भी, क्योंकि बहुत भारत से सारे दुनिया में लोग फैले हुए हैं, तो एजुकेशन, इन 3 चीजों के ऊपर उन्होंने कैसे तरक्की की, क्या चीज उन्होंने ऐसा किया जिससे इतनी प्रोग्रेस आई है भारत में? एक तो आरसू मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने खुद इस्लामिक लॉ पढ़ा, मैं लॉ और मैंने इस्लाम के बारे में काफी पढ़ा, आज भी पढ़ रहा हूं, क्योंकि पढ़ाई कभी भी कम नहीं होती, ज्यादा नहीं होती कभी। उसमें मैं बताना चाहूंगा, जिहाद के लिए क्लियर गाइडलाइन है। अब हमने इसको जिहाद को कारोबार बना लिया। जिहाद आपके ऊपर फर्ज होता है अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। जब तक वो हालात नहीं होंगे, इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस वक्त पूरे दुनिया के अंदर जिहाद का नाम जो है वो कारोबार के साथ अटैच है। हमने मजहब को कारोबार बना लिया, ज्यादती की, सख्त ज्यादती की। इस्लाम जिसका नाम ही अमन है, उसको हमने कितना बदनाम कर दिया। सबसे पहले तो ये मैं बात इस पे बताना चाहूंगा कि ये जो बच्चे हैं आजकल के, जिनको पता ही नहीं है कि इस्लाम का मतलब क्या है, इस्लाम क्या है, इनको बस बता दिया जाता है आओ बच्चों जिहाद करें, आओ बच्चों, तो वो डीजे बट के पीछे चल पड़ते हैं। दूसरा, मैं भारत की तरफ जब उनकी तरक्की देखता हूं तो मैं उनकी तरक्की, मैं नाकिद था पहले बड़ी चीजों का, रशिया की तरफ उनके झुकाव का नाकिद था, क्योंकि मुझे खुद अंदाजा नहीं था। मैंने रशिया की हिस्ट्री बाद में पढ़ी, तो हमें प्रोपेगेंडा कर करके ये बताया जाता था कि रशिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत पीछे है, और मैं भी उसी का शिकार था। हालांकि रशियन साइंटिफिक अचीवमेंट्स बहुत पहले वो चांद पर भी गए और बड़े वेरी कंपैटिबल टू द अदर वर्ल्ड। एक तो सबसे अच्छा उनका डिसीजन ये था कि रशिया क्योंकि पास में था, और दूसरा वहां टेक्नोलॉजी उनसे, और उनके साथ उनकी तरफ झुकाव, ये अच्छा फैसला था। दूसरा सबसे बड़ा फैसला उनका ये था कि उन्होंने इंपोर्ट बंद कर रखी थी, हर चीज भारत के अंदर बन रही थी, दूसरा फैसला। तीसरा फैसला उनका ये था कि जब आईटी की इंफॉर्मेशन, आईटी के कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, तो अर्ली डेज में उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद रखी, जहां पे इस वक्त 26 उनके आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट है, जो कि इस वक्त MIT से ज्यादा एडवांस्ड है, और आज उनको फ्रूट नजर आ रहा है। और उनके पीछे लीडरशिप देखें, अगर आप उनके पिछले 10 वजीर आजम देखें तो दे वर वेरी नेशनलिस्ट। कभी अगर आप कंपैरिजन तो खैर बिल्कुल इस वक्त नहीं बनता, आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन आपने कभी देखा है कि उनका कोई वजीर आजम लंदन भाग के चला गया? आपने कभी उनका देखा है कि कोई वजीर आजम जो है उसके बच्चे वहां पे हों? कभी आपने देखा है कि उनके वजीर आजम की प्रॉपर्टियां सारी वहां हैं? कभी आपने देखा है कि हुकूमतें चेंज होने के सारे फैसले किसी और मुल्क में हो रहे हो? बल्कि यहां तक है, सोनिया गांधी जो कि इटालियन है, उन्होंने बड़ा टफ टाइम देखा है, वो इटली वापस जा सकती थी, लेकिन नहीं गई, भारत में रह रही है, अब वहीं के कपड़े पहनते हैं। हमारी इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लेडी मरियम नवाज ने अगले दिन जाते दफा स्टेटमेंट छोड़ी है कि मैं सर्जरी कराने जा रही हूँ।